बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मंडे है, फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, लेकिन हम बात उन्हीं मामलात पर करेंगे जो हमने पिछले 4 दिनों में देखे। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग वीकेंड एंड व्हाट अ वीकेंड इट हैज़ बीन। इतना हैपनिंग, और सबसे ज़्यादा जो हॉट केक बना रहा इस लॉन्ग वीकेंड पर वो था डेफिनेटली जो बाई इलेक्शन, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। अब तक 8 ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं, और अगर मैं मज़े की बात बताऊं तो 8 ज़िमनी इलेक्शंस में सिर्फ एक बाई इलेक्शन वो है जो कि हुकूमत वक्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। कहाँ से जीती है? कोरम से जीती है। नेशनल असम्बली की एक सीट जीती है। पीपल्स पार्टी की क्या बात करूँ मैं, पीपल्स पार्टी तो नाकाबिल तस्खीर है। 3 बाई इलेक्शंस उन्होंने जीते हैं, एक नेशनल असम्बली का, 2 सूबाई सीट्स उन्होंने जीती हैं। PMLN की अगर मैं बात करूँ, दे हैव पुट अप अ टफ फाइट, व्हाट अ फाइट। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने भी ओवर द वीकेंड, आपने सुना उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बोला पार्टी की कि भाई मैं मगरमच्छ के मुंह से, उनके जॉस से मैंने जो है कामयाबी खींची है। तो बड़ा टाइट किस्म का हम लोगों ने बाई इलेक्शन देखा। लग नहीं रहा था, पंजाब की अगर मैं बात करूं कि ये कोई बाई इलेक्शन है, लग रहा था कि जनरल इलेक्शन से भी बड़ा कोई इलेक्शन होता चला जा रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हुकूमत वक्त को 2.5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। उनका आधा जो टेन्योर है, डेमोक्रेटिक 5 ईयर टेन्योर जो एक होता है किसी भी गवर्नमेंट का, वो दौरे इक़्तिदार उनका आधा गुजर चुका है। और इस आधा गुजरे हुए दौरे इक़्तिदार में जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बाई इलेक्शन में वोट की सूरत में सामने नज़र आई। जो हॉट केक बना रहा इस पूरे वीकेंड के ऊपर वो NA 75 डस्का का वो हल्का था, जिसका अभी तक नतीजा नहीं पता। वो इसलिए नहीं पता क्योंकि जब पोलिंग ख़त्म होती है 5 बजे और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के आने का सिलसिला शुरू होता है, तो तकरीबन 10 बजे के बाद NA 75 के जो नताइज हैं वो तकरीबन रुक जाते हैं। एंड फिर जैसे ही 11वां घंटा होता है, 12वां घंटा होता है, 13वां घंटा होता है, तो पता चलता है कि भाई 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स NA 75 डस्का से गायब हैं। ना गाड़ियां हैं उनकी, ना बॉक्सेस हैं, ना बैलेट बॉक्सेस हैं, ना वोट्स हैं, ना वोटों की थैलियां हैं, बंदा ही नहीं है। कहाँ गए? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया? ये आज तक एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 14 घंटे गायब रहने के बाद इलेक्शन कमीशन से किसी किस्म का उनका कोई ताल्लुक नहीं था। हालांकि इलेक्शन कमीशन इज़ द एम्ब्रेला जो कि उनका रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने उनको ऑर्डर्स देने हैं, कंडक्ट करने हैं, उनसे राब्ते में रहना है, उनके साथ भी उनका राब्ता नहीं था। दिस स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री कि वो जो 14 घंटे का एक डिले आया रफली, ये 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ थे। बहुत से सवालात हैं। अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अपने पैनलिस्ट की तरफ मैं जाऊंगी, क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मेरी रहनुमाई भी करेंगे, मुझे एजुकेट भी करेंगे, आप लोगों को अपने अपने तरीके से पाकिस्तान के बाई इलेक्शंस का ये जो पूरा व्यू है वो देंगे फ्रॉम द हॉक साइड। मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपको मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी PJ मीर साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, एंड डेफिनेटली ही इज़ अ सीनियर एंकर एज वेल। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी शौकत पराचा साहब, आज टेलीविजन से वाबस्ता है, रूबरू वहाँ पर अपना शो करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। सोलंकी साहब, एज पर सीनियरिटी आपसे शुरू कर लेती हूँ। वोट का चोरी होना, ठप्पे लगना, धांधली हो जाना, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हल्की फुल्की लड़ाई जिसको स्कर्मिशेस भी कहते हैं, होते रहना सिंस फॉरएवर, सिंस ईयॉन्स जो है वो एक नॉर्मल हमारा जो है वो रहा है कि ये जो नॉर्मल सूरत हाल है ये होती रहती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी वो ये था कि इन इंतखाबात में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही पूरे के पूरे गायब हो जाते हैं। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल थी, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ये नहीं देखा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही जो है वो गायब हो जाए। सादा सवाल मैं आपके सामने ये रखूंगी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हमें पता चला कि जी ऐसा भी होता है, या ये तरीके होते हैं, किस तरीके से जो इलेक्शंस हैं वो हाईजैक किए जाते हैं, या फिर ये नॉर्मल प्रोसेस है और हमें पता ही नहीं चलता था पहली दफ़ा, और इस दफ़ा हमें फर्स्ट टाइम ये पता चला कि ऐसा हो सकता है। हम तरक्की कर रहे हैं, चाहे आप इसे तरक्की माकूस कहें, लेकिन ये तरक्की के पहले वोट चोरी होते थे, फिर बैलेट बॉक्सेस चोरी होते थे, अब जो है वो पोलिंग का अमलाई जो है वो चोरी हो गया है, और ये हम नहीं कह रहे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। Absolutely. तो अब आप जैसे लोग जो हर रोज कहते हैं कि जी इलेक्शन में इस्लाहात लाएं, तो इस्लाहात आप ले आए तो वो कैसे रोकेंगे? नहीं, आप नहीं चाहते इस्लाहात लाएं। आपने कहा आप जैसे लोग, आप दाई नहीं है कि इस्लाहात होने चाहिए इलेक्शंस में? नहीं, बात ये है कि ये वो मसला नहीं है जो कि इस्लाहात से हल हो। ये देखें, पिछली दफा
इन्हीं इलेक्शंस की वजह से और ये कि जो इंतजामिया है वो गैर जानिबदार रहे। आप पाकिस्तान में एक निगरान हुकूमत का सेटअप लाया गया था। अब निगरान हुकूमत का सेटअप भी आ गया, लेकिन इस दफा जिस तरीके से ये काम हुआ है कि धुंध की वजह से मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे, धुंध की वजह से पोलिंग का अमला जो है वो गायब हो गया है, तो ये जो कारस्तानियां हैं इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को भी देना है और सबसे बढ़कर पंजाब हुकूमत को देना है कि ये क्या हुआ कि चीफ सेक्रेटरी साहब कहाँ गायब थे, आईजी पुलिस कहाँ गायब थे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कहाँ गायब थी। और फिर ये हमने किसी ज़माने में जब तरक्की की तो यूरेनियम की अफसूदगी की, एनरिच किया। अब लगता है कि डेमोक्रेसी को भी हम एनरिच कर रहे हैं, उसकी भी अफसूदगी का अमल है कि जहाँ पर ये अमला गायब हुआ वहाँ पर अचानक जो है वो आपकी वोटिंग की शरह जो है वो 88 और 90% हो गई। बकिया जो 300 पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर 30-35 रही। तो ये जो मुअम्मा है, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग इतने सादा नहीं हैं और ख़ास तौर पर ऐसी हुकूमत जो 4 हलकों के बुनियाद पे पूरा जो है वो ढंडोरा पीटा गया और 126 दिन का धरना हुआ, तो 4 हलकों वाली जो सरकार है वो एक हलके में इंतखाबात को साफ और शफाफ नहीं रख पाती। और तो ये खुद अपने तौर पर एक सवाल है। ऑल राइट, स्टे विद मी सोलंकी साहब, जरा पीजे को एंड पराचा साहब को शामिल करते हैं। आई डोंट नो व्हाई इज पराचा साहब स्माइलिंग, जब मैं उनके पास जाऊंगी फिर पता चलेगा कि वो किस बात पे मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन पीजे, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ एक और भी हुई, 361 में से 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया। अब ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि जाहिर सी बात है जो शख्स जीत रहा है, क्योंकि 361 में से 337 पोलिंग स्टेशंस का जब रिजल्ट आया तो उसमें कमोबेश 3 से 4 हज़ार वोट्स की लीड थी पीएमएलएन की, रिस्पेक्टफुली नौशीन इफ्तिखार साहिबा की। तो इतनी देर में हर चीज़ वैनिश हो गई, रिजल्ट आना रुक गया एंड देन यू नो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की पूरी स्टोरी आ गई। कभी किसी शख्स ने कोई चीज़ गायब कराई हो या कुछ चीज़ यू नो हैंकी पैंकी की हो सिर्फ इसलिए कि वो हार जाए, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, क्योंकि कोई भी जो पार्टी है वो किसी और को जितवाने के लिए तो ये काम नहीं करेगी। तो जिस तरह सोलंकी साहब कह रहे हैं, जिस तरह से एक तासुर ये जा रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है, बरमला कह रहा है, ऑपोजिशन पार्टीज तो कह ही रही हैं कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें इन्वॉल्व है, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, तो क्या हुकूमत जो है वो किसी दूसरी पार्टी को फायदा देने के लिए सब कुछ करेगी? ये भी तो अपने आप में एक डिबेट है। देखिए, सबसे पहले तो आप कैंसर को पकड़े ना, कैंसर को डायग्नोज करें। ये है आपका इलेक्शन कमीशन। जिस तरह सोलंकी साहब ने बात की है, बिल्कुल सही, उन्होंने स्पॉट ऑन बात की है। बात यह है कि आपका जो ये इलेक्शन कमीशन है, इट इज़ एन इनकॉम्पिटेंट इलेक्शन कमीशन। आप डस्का को ले लो, आप बाकी इलेक्शंस, आप बाकी पूरे इलेक्शंस को ले लो, आप 18 सेंसिटिव बना देते हो, 20 सेंसिटिव बना देते हो। वाई? क्या आपने प्री इलेक्शन कोई SOPs बनाए थे? आपने कोई हॉटलाइन एस्टैब्लिश की थी बिटवीन द IG एंड द चीफ मिनिस्टर कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू नो द रिटर्निंग ऑफिसर हु इज द जज एट द टाइम यू नो कैन कॉन्टैक्ट समबडी? नो वन पिक्ड अप द टेलीफोन जब उन्होंने कॉल उनके कि उन्होंने जो कॉल की। तो आपका तो इलेक्शन यह सारा फार्स हो गया है। सो बेसिकली जब आपका इलेक्शन का मोडिस ऑपरेंडाई ही ठीक नहीं है तो फिर आप किस इलेक्शन की बात करते हैं? आप तो क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस की आपने खत्म कर दिए यहाँ। तो वेदर इट इज PTI, वेदर इट इज द ऑपोजिशन पार्टीज, आपने हर एक के लिए एक फेयर प्लेटफॉर्म खड़ा करना है कि इस इलेक्शन के अंदर आई एम सॉरी यू नो कि इसके अंदर बिनिश ये बिल्कुल नहीं हुआ। इसके अंदर इनकॉम्पिटेंसी आपके सामने नजर आई है, आपके मिसमैनेजमेंट नजर आई है, और ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो जाते हैं। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस आर दीज सम काइंड ऑफ अ जोक? नो, आपने पूरे इलेक्शन पे एक टेंट कर दिया है कि ये इलेक्शन गलत हुए। सो मैं समझता हूं कि विदाउट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, विदाउट ब्लेमिंग द ऑपोजिशन, everybody should get together and get this organization right. Apart from the 1970 elections, हर election including by-elections, आपने कहा without blaming the government, without blaming the administration, blame who then? Election Commission. Okay, I got the word. Election Commission.
आई गॉट द वर्ड। पराचा साहब यहाँ से पिकअप करें, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, इसकी अभी हेयरिंग भी होनी है, पता चल जाएगा कि NA 75 के अंदर जो है क्या सूरत हाल होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक स्टांस लिया, प्रेस रिलीज भी उनकी आई, लेकिन इज ओनली इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल एंड इफ सो क्या करे इलेक्शन कमीशन कि इस तरह के मामला दोबारा ना हो, इसको टेस्ट केस की तरह लिया जाए? क्या कर सकती है इलेक्शन कमीशन, बताइए। बहुत शुक्रिया। ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। ये तरक्की माकूस नहीं है जैसे सुलंगी साहब कह रहे थे, हाँ। और इलेक्शन कमीशन की इनकॉम्पिटेंस नहीं है जैसे पीजे मीर कह रहे थे। क्योंकि मैं सच्ची बात करूं, मैं बड़ा इनकरेज हुआ हूं। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट दी है जिसने बिल्कुल सारा रिजल्ट बता दिया कि हुआ क्या है। Absolutely. देखें, थोड़ा सा मुझे वक्त दें। आइन का एक आर्टिकल है 220, आइन का आर्टिकल 220 उसी तरह की पावर इलेक्शन कमीशन के पास है जैसे आर्टिकल 190 में सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, और उसको 190 ज़्यादा हम जानते हैं कि इन एड इन असिस्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जितने भी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे हैं, दे आर बाउंड टू असिस्ट इलेक्शन कमीशन अंडर 220। अब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, जिम्मेदारी उस चीफ सेक्रेटरी साहब की है जिसने 3 बजे तक इंतजार करवाया, फिर राब्ता किया और फिर ही मेड हिमसेल्फ अनअवेलेबल। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर आईजी साहब से खुद ट्राई कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बिनेश, हम ग्राउंड पे काम करते हैं, ग्रॉस रूट के साथ रहते हैं। डीपीओ हो, डीसी हो, कमिश्नर हो, जब उनके ऑफिस फोन किया जाता है तो वो फौरन साहब को इतला देते हैं, साहब की मर्जी रिस्पॉन्ड करे ना करे, ये हमारा एसओपी है। और मैं एक और वजह से बड़ा परेशान हुआ कि सियालकोट डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया के बॉर्डर पर है, और अगर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ को ढूंढने के लिए एक आईनी इदारे के सरबराह यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर बेबस हैं, उनको डीसी कमिश्नर और डीपीओ नहीं मिल रहे, तो खुदा न खास्ता अगर उधर से कुछ हो जाए तो हमारा डीपीओ भी नहीं होगा, हमारा डीसी भी नहीं होगा, हमारा कमिश्नर भी नहीं होगा, हमारा सीएस भी हाथ में नहीं आएगा। ये बड़ी ग्रेव इनकॉम्पिटेंस नहीं है, ये एरोगेंस है ऑन द पार्ट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। और मैं समझता हूं कल जब इलेक्शन कमीशन में इजलास होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी पावर को असर्ट करना चाहिए। इदारे की एहतराम के लिए, इज्जत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक्ट करना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको ये पूछना चाहिए कि जब हम एक आईनी इदारे के सरबराह के तौर पर, जब हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए थे और एक दो के तो बयान भी आ गए, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं तो उन इदारों की जिम्मेदारी के तयन के लिए बात कर रहा हूं। मुझे भाई बड़ी खुशी हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के कंडक्ट पे, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे, क्योंकि मैं इसको रिलेट करता हूं। जो सेनेट का रेफरेंस उधर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 2-3 बार कोशिश की गई एक और आईनी इदारे के सरबराह को सनब करने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सनब करने के लिए कि आप तो पुराना जवाब लेके आए हैं। भाई जो आइन में लिखा है उन्होंने वही जवाब देना है। पहली बार है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दबे नहीं है, वो डटे रहे। जो इलेक्शन कमीशन का मौकफ है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया, और जो इलेक्शन कमीशन की अभी जिम्मेदारी थी उन्होंने इतना बड़ा प्रेस रिलीज और लिख दिया साथ कि इंतजामिया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, अगर उस पर अगर आप दिखाएं, आई एम श्योर आपके पास होगा प्रेस रिलीज, उसकी लास्ट लाइन है। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। आपने तो नहीं बताया कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता। मैं आप लोगों से ऑब्वियसली जूनियर हूं, लेकिन मैं ये समझती हूं कि जितना प्ले अप हो चुका है, जितना ब्लो अप ये इशू हो चुका है, व्हाई नॉट वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स 20 के 20 टेलीविजन पर उनको पेश किया जाए, इलेक्शन कमीशन तमाम आवाम को ये बताए कि वो कहां थे, क्या हुआ उनके साथ, और इस पूरे मामले को बिफोर द सेनेट इलेक्शंस एक टेस्ट केस बनाए। हम ये क्यों वेट कर रहे हैं कि सेनेट इलेक्शंस होंगे और इस दफा के सेनेट इलेक्शंस को एक टेस्ट केस बनाया जाएगा? इस डस्का NA 75 को क्यों नहीं टेस्ट केस बनाया जाता? एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को हम रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल जी सोलंकी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद है, शौकत पराचा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने सुना ही होगा कि जो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार है सेनेट के, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, सेनेट के इंतखाबात के लिए जो चेयरमैन सेनेट के लिए हैं वो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब।
उन्होंने आज ये कहा कि भाई एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। अब इट्स नॉट ओनली यूसुफ रजा गिलानी साहब, आई होप सो यू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये नैरेटिव, ये बयान, ये चीज़ आ रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो वो डस्का में जो सारा कुछ हुआ, धुंध वुंध और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वाला पूरा मामला, वो किसका एडवेंचर था, वो किसने फंडा किया? इसका जवाब तो गिलानी साहब खुद ही दे सकते हैं, लेकिन जो मैं समझा हूं उनकी बात से, उससे वो ये तासुर देना चाहते हैं कि डस्का में ये जो धुंध छाई और जो 20 पोलिंग स्टेशन का अमला जो गायब हुआ, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है, बल्कि ये इमरान खान और बुज़दार साईं सरकार जो है वो मुलविस है। वो कहना ये चाहते हैं, क्योंकि जो लोग जिनके बयानात आए हैं, एक साहब का जो जिन्होंने धुंध की वजह से गायब होने से इनकार किया, उनका ये कहना था कि उनके पास स्पेशल ब्रांच के लोग आए थे और उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी सरकारी गाड़ी में ना जाएं, बल्कि हमारी प्राइवेट मार्क जो गाड़ी है उसमें जाएं। तो मुझे क्योंकि खदशा था कि ये मुझे भी गायब कर देंगे और जो लोगों के वोट हैं उनको भी गायब कर देंगे या उनके अंदर कोई तरकीब नंबर 13 इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने जाने से इनकार किया। तो स्पेशल ब्रांच वगैरह, इससे तो तासुर ये मिलता है कि ये कार्रवाई जो है वो पंजाब हुकूमत और इमरान हुकूमत की कार्रवाई है, उससे ये तासुर मिलता है। मजीद तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा, लेकिन इसने एक सवाल ज़रूर खड़ा किया है मुस्तकबिल के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, कि जैसे आपने एक इंतज़ाम किया कि आप निगरान हुकूमत बनाएं, इसी तरह से ये बात अब आर्टिकल 220 के तहत ये लाजमी होनी चाहिए कि जो कंसर्न, जो मुतल्लिका हुकाम हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस के, वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के अंडर होने चाहिए। वो फिर सूबाई इंतज़ामिया को और मरकज़ी इंतज़ामिया को जवाबदार ना हो, एक उनको ज़्यादा एम्पावर किया जाए ताकि इस तरह के जो खदशात हैं और वाक़यात हैं वो ना हो। यहाँ तक के जो भी रेंजर्स, आर्मी उसको तलब करने, इस्तेमाल करने के, ताकि वो जो लिंक है वो तोड़ा जाए इंतखाबात के अंदर धांधली का। ठीक है पीजे मीर साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो रीसेंट स्टेटमेंट है उसको आप पाकिस्तान के पॉलिटिकल तनाजुर में अभी रिसेंटली, एज वी आर स्टिल इन द बाई इलेक्शंस, क्योंकि अभी NA-75 का नतीजा क्या होगा, रीपोल होगा, सिर्फ इन हल्कों के ऊपर, सिर्फ इन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा इलेक्शन होगा, आई डोंट नो कि क्या होगा, वो तो अभी हमें कल या परसों पता चल जाएगा। एंड वी आर गोइंग इन फॉर द सेनेट इलेक्शंस। इस पूरे तनाजुर में वो जो पीडीएम एक पूरी मूवमेंट चलाती है, सेलेक्टर्स, सेलेक्टेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी तकरीर आपके सामने है, तो ये जो रीसेंट बयान है आप इसको किस तनाजुर में लेंगे? डोंट यू थिंक सो कि दिस इज अ बिग थिंग कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि इस हिंद में नाकाबिल तस्खीर है? देखिए बीनिश, इट्स नादर हेयर और देयर। इलेक्शंस के ऊपर बड़े बड़े नारे लग जाते हैं, हम तो यहाँ नारों के लिए रह गए हैं। आप लोगों के मसले मसाइल अपनी जगह पे, अब सब नारे लग गए हैं, कोई इधर से कोई नारा मारता है, कोई इधर से नारा मारता है, एंड दैट्स व्हाट वी आर लिसनिंग ऑल द वे थ्रू। या कोई कहता है वो चोर है, वो बेईमान है, वो इलेक्शन ठीक नहीं करा, उसने ये नहीं किया। देखें ये जो नारे किसके लिए लगे हैं मुझे बताएं ना। ये तो कह रहे थे असेंबलियों से इनको बाहर निकाल दो, ये तो कह रहे थे कि इनको इलेक्शन से, इनको हुकूमत इनकी उड़ा दो। वो क्या था, अब इलेक्शंस में भी आ गए वापस। ये तो रिजाइन करने को फिर रहे थे सारे, अब इलेक्शंस में आ गए वापस। क्या बातें कर रहे हैं ये? देखें सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि कैंसर को ठीक करें। आपका कैंसर जो है बड़ा इनब्रेडेड है। अभी पराजा साहब बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल ब्लेम करता हूं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये जब तक अपने पैरामीटर सेट नहीं करेगा प्रायर टू द इलेक्शंस, ये यही होगा, ना चीफ सेक्रेटरी उठाएगा, ना आईजी उठाएगा, ना कोई चीफ मिनिस्टर उठाएगा। आपने ये पैरामीटर्स रखे कि एक्सक्यूज मी, हम इलेक्शंस करा रहे हैं, आई एम द अथॉरिटी, आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं आपको कह रहा हूं ये हॉटलाइन है, इस नंबर पे कॉल आएगी और ये 24/7 ये नंबर ऑन रहेगा। जब आप ये अथॉरिटी छोड़ देंगे और उसके बाद फिर आप सारों को अकाउंटेबल करेंगे, हमने तो जी ये पैरामीटर सेट किए थे, आपने क्यों नहीं फोन उठाया? क्योंकि हादसात होंगे, होते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो इलेक्शंस है ये गन्स के अलावा तो इलेक्शंस है ही नहीं है ना। आपने गन्स मार के इलेक्शन या जीतना या हारना है और फिर आपने कहना कि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं।
किस किस्म की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है कि जिस हल्के से गोलियां चले और गोलियों पर चलाने वाले वेदर ए पार्टी या बी पार्टी या सी पार्टी, एंड यू एक्सपेक्ट देम टू कम एंड सिट इन द हाउस ऑफ द ऑगस्ट हाउस? नो, यू कांट। आपने इसको, ये होती है चीज, आप टेंट पेंट कहीं भी कर देंगे, आप वहां अपने आप को नेशनली और इंटरनेशनली गिरा देंगे। हम ब्लेम गेम पे तो एक मिनट में चले जाते हैं ना जी, हुकूमत ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ऑपोजिशन ने यहां पैसा लगा दिया, ये हम सब करते हैं। इसको अवॉइड करो खुदा के लिए एंड गो ऑन द राइटियस पाथ। राइटियस पाथ इज सेटिंग पैरामीटर्स। आप पैरामीटर्स नहीं सेट करते हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पैरामीटर सेट करने चाहिए थे, हॉटलाइंस लगी होनी थी। और ये जो आप और मैं, पराचा साहब, हम जो बात कर रहे हैं, सोलंकी साहब, फिर ये हम बात नहीं करते, फिर तो हम पकड़ते हैं ना इनको कहते हैं हाँ भाई तुमने क्यों नहीं फोन उठाया, ये क्या वजह है, व्हाट इज द डिले? तो जब आप अगले को एक लूप छोड़ देते हो बीनेश, उस लूप के अंदर फिर ऑल काइंड्स ऑफ डिबेट्स एमिनेट एंड दैट डिबेट इज मीनिंगलेस, इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस। तो हमने डिबेट, एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करनी है कि जिसके अंदर हमने फ्यूचर भी आगे देखना है। देखो ना, अभी आपने बड़ा चेक पॉइंट रेस किया, अगले इलेक्शंस पे आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिए, आगे क्या होगा मुझे बताएं ना जरा। और क्या अगले आपने इलेक्शन जनरल इलेक्शंस हैं, आपने भी कहा था ना एसओपीज, जो मर्जी इलेक्शंस हो, हमारा तो मसला इलेक्शन पे फंसता है ना कि वो चोर है, वो बेईमान है, उसने पैसा वहां लगाया, उसने ये कर दिया। वे फॉरवर्ड मसला इलेक्शन पर आके फंस जाता है। पीजे साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जितना चाहे मर्जी हम बातें कर ले, तकरीरें कर ले, व्हाटएवर, वो मूवमेंट अब चला ले। यहाँ इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान का बड़े से बड़ा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक टेस्ट केस जो है वो सामने आ जाता है कि दिस इज व्हाट वी आर एंड दिस इज वेयर वी स्टैंड। अपनी वीकनेसेस को हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे क्यों डालें? अगर बाइडन के इलेक्शन में लोग कांग्रेस पे चढ़ दौड़े तो हम कहें कि अमेरिका की डेमोक्रेसी भी वीक है और वहां भी कैंसर फैला हुआ है। बदनीयती अगर अपनी है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। मैं यही तो आपको कह रहा हूं, कल इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर के पास पूरी पावर होती है, जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहा होता है डीआरओ के पास पूरी पावर होती हैं। मुझे ये बताएं, कल अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि इस कमिश्नर को हटाओ, इस डिप्टी कमिश्नर को हटाओ, इस डीपीओ को हटाओ, इस चीफ सेक्रेटरी को हटाओ, हटाने देगा? एक नया मैकेनिज्म कर रहे हैं कि हम जो है वो एक हॉटलाइन बनाते। और भाई बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, धुंध में मोबाइल फोन बंद नहीं होता, धुंध में बिजली रहती है, चार्जिंग भी रहती है, मोबाइल फोन भी नहीं काम किया तो पता नहीं हॉटलाइन काम करेगी कि नहीं करेगी। सुने मेरी बात सुने। ये जो डिसअपियरेंस थी ना, या अनअवेलेबल करना था, इट वाज विलफुल, ये बाय डिफॉल्ट नहीं हुआ था, ये विलफुल था। उन्होंने पूरे इरादे के साथ अपने आप को, उन्होंने किसी की कॉल नहीं उठाई। एक इंतजामिया के आदमी की ड्यूटी लगी है, ही फेल्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, तो किसको एक्शन लेना चाहिए? ये मैं जाती तौर पे अगर मेरी बात माने ना, तो ये खुद वजीर आज़म इमरान खान को एक्शन लेना चाहिए, ये जाती तौर पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को एक्शन लेना चाहिए। और मैं पीटीआई की बात से एग्री करता हूं, अगर उन्होंने धांधली का कोई ओवरऑल प्लान बनाया था तो वज़ीराबाद में भी वो धांधली कर सकते थे, वो सबसे बढ़ के नौशहरा में धांधली कर सकते थे। ये जो छोटे छोटे खड़े होते हैं ना अपनी अपनी जगह पे अपने अपने नंबर बनाने के लिए। सोलंकी साहब तशरीफ रखते हैं आपके साथ, पीजे मीर साहब तशरीफ रखते हैं, क्या अब्बासी साहब जो जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जिनको पेपर ही नहीं जमा करवाने, वो कोई जीतने वाले थे? वो कभी भी नहीं जीत सकते थे। लेकिन यही मशीनरी जो है, यही मशीनरी खराब करती है जाकर। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैंने जस्टिस इरशाद हसन खान वाला भी इलेक्शन कमीशन देखा है, मैंने फखरुद्दीन जी इब्राहिम वाला भी इलेक्शन कमीशन देखा है, लेकिन जो मैं इस इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहा हूं, खास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह स्टैंस लिया सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर, जिस तरह पे, ऐसी कभी आपने प्रेस रिलीज देखी थी? तो अगर इदारे खड़े हो रहे हैं, इदारे अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बोल रहे हैं, तो हमें इनकरेज करना चाहिए उनको। हमें उन्हें बैक करना चाहिए। Absolutely. Let's see what happens tomorrow. I have to take a break on this note. We'll be back in a bit.
वेलकम बैक जी। ज़रा सेनेट की जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उनके नॉमिनेशंस के हवाले से ज़रा कुछ अपडेट हम शेयर कर लेते हैं। दैट इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट सोलंकी साहब, जो कि हमें पता चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर भी ज़रा थोड़ा सा एक कह लें कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, बिकॉज उनके जो टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर जो कैंडिडेट थे सैफुल्लाह अबरू साहब, ही इज़ बिन डिस्क्वालीफाइड कि वो सेनेट का इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकते, ये पता चला है। अगर मैं दूसरी तरफ ये राउफ सदीकी वाले मामले की बात करूँ, वो भी नहीं सेनेट के लिए इलेक्शंस लड़ पाएंगे। फैसल वाडा साहब का मामला हो, परवेज़ रशीद साहब का मामला हो, उसका कल पता चलेगा क्या होगा। वो अलग बात है कि पलवशा खान जो है शी मेड इट थ्रू, आज उनके जो चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए एंड नाउ शी इज़ ऑल क्लियर। सो बड़ी इंटरेस्टिंग जो डायनामिक्स हैं उधर सेनेट के हवाले से भी बन रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। ख़ासतौर पर सैफुल्लाह अबड़ो साहब जो हैं उन पर तो उनकी अपनी जमात के जो लोग हैं उन्होंने बहुत एतराज़ किया कि ये जो ठेकेदार साहब हैं इन पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, इनका जो माजी है वो अच्छा नहीं है, इन पे नैब के इल्ज़ामात थे और वो टेक्नोक्रेट की जो सीट है उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं करते थे। लेकिन खान साहब ने उन्हीं पर इसरार किया। जो बात सामने है वो तो यही है कि वो एक एटीएम है, जैसे और बहुत सारी एटीएम्स थे, जैसे जो बलूचिस्तान से साहब आए थे। तो ये एक बात यकीनन परेशान कुन होगी पीटीआई के लिए। आज भी जब पेशावर गए हैं इमरान खान तो पता ये चला है कि बहुत सारे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के अरकान गए ही नहीं उस इजलास में, और जो गए हैं वो बिल्कुल उन्होंने अपने मुंह पर टेप लगाया हुआ था, वो उनके भाषण सुन के आ गए हैं। तो पीटीआई के अंदर सब अच्छा नहीं है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आर्टिकल 226 में लिखा है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया है, तो अगर जो माजी की रिवायात हैं उसके तहत आर्टिकल 226 के तहत ही ये इंतखाबात होते हैं तो पीटीआई के लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी, क्योंकि जो हाउस ऑफ पीटीआई है वो उसमें सब अच्छा नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर इस तरह से मामलात निकले और फैसल वावडा फ़र्ज़ कर ले कि उनके राह में रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं और वो किसी तरह से सेनेटर बन भी जाते हैं, लेकिन जो उनके जो मामलात हैं उनके गैर मुल्की असासों से मुतालिक या उनकी गलत बयानी से मुतालिक, वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। फर्ज करें वो मुंतखब भी हो जाते हैं और उसके बाद डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो फिर क्या हाल होगा पीटीआई का, और फिर वो किस तरह से उस सीट को पूरा करेंगे सिंध असेंबली से, वो फिर देखने की बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये मामलात इतने सीधे नहीं हैं, और इलेक्शन कमीशन ने अब तक जो मौक़िफ़ अपनाया है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट हो या जिस तरह से गुमशुदा जो अमला है उसके हवाले से जो उन्होंने स्टैंड लिया है, और कल अगर वो कोई बहादुरी का मौक़िफ़ लेते हैं और कोई कार्रवाई करते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने नाअहली का और मुजरमाना गफलत का इर्तिकाब किया, तो फिर मेरे ख्याल में मसाइल जो है वो बढ़ेंगे। और ख़ास तौर पर नौशहरा के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बाद हुकूमत जिसका दावा था कि जी हम आईनी इदारों के आज़ादी के हक़ में हैं, आप किस तरीके से दबाव डाल रही हैं फवाद चौधरी से लेकर परवेज़ खटक तक इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर नहीं है पीटीआई के लिए। पीजे, आपको भी यही लगता है कि द रोड टू सेनेट इज़ गोइंग टू बी बम्पी फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखें, एवरीथिंग इज बम्पी बिकॉज जब आप सेनेट पे आते हैं यू डोंट नो कि कौन टर्न कोड कहाँ बन जाता है। एक तो ये आप देखें इसको, एक आपके पास इस वक्त मौका आया है कि शो ऑफ हैंड्स आप कर दें, क्योंकि यहाँ तो करोड़ों रुपए लगते हैं, और वो मैं तो बात करता हूँ एक आम आदमी की। आप करोड़ों रुपए दे के आएंगे, जिस तरह भी आएंगे, तो फिर आपने बनाने भी हैं करोड़ों रुपए। आपको इतने वो हातम ताई तो है नहीं है कि आप इतने पैसे दे के ये तो आम आदमी वाली बात ही ना हुई ना। आम आदमी वाली बात थोड़ी हुई। आम आदमी के पास कहाँ करोड़ों रुपए होते हैं और कहाँ वो सेनेट के इलेक्शंस में जाते हैं और कहाँ वो इंटरेस्टेड होते हैं सेनेट के इलेक्शंस में। दिस इज ऑल नॉट आम आदमी टॉक। नो बीनश, आप मिस रीड कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने आके हाउस ऑफ लेजिस्लेचर में लेजिस्लेशन करनी है ना, तो इस हाउस को तो टेंटेड एंड पेंटेड फ्री होना चाहिए। इट डजंट मैटर
कि हम तो नाम लेके कहते हैं ना वो फैसल हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नो, इट डजंट मैटर। आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो कि जानते हैं लॉ को पास करना, हु अंडरस्टैंड लेजिस्लेचर, नॉट बिकॉज के गंडेरी बेचता है और गंडेरी बेच के आप 50 करोड़ लगाता है, उसको टिकट मिल जाती है, वो जाके सेनेटर बन जाता है। नो, वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ पीपल। वी नीड एजुकेटेड पीपल जो कि लेजिस्लेचर आगे लेके जाए। यस, इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी पार्टी के अंदर। यस, अब बड़े डिफरेंसेस आ गए, उनके फैसल के ऊपर आ गए, यू नो, वादा के ऊपर वैसे चढ़े हुए, उनके ऊपर वैसे क्वेश्चन मार्क है, थिंग्स लाइक दैट, ये हैं। और उसके बाद आप देखें, अब गिलानी साहब और क्या नाम है इनका, जो हफीज शेख साहब, अब यहाँ भी एक देखो कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगर वो जीत गए तो दैट विल बी द एंड ऑफ द गवर्नमेंट। नो, वी शुडंट बी टॉकिंग लाइक दैट। वी शुड बी टॉकिंग कि हाउ टू इम्प्रोवाइज द सेनेट। सेनेट इज एन ऑगस्ट हाउस। हम अब किस हाउस को मुझे बता दो यार, कभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गंदगी आई है? कभी सेनेट के अंदर गंदगी आई है? नहीं आई है, क्योंकि हम हर चीज को डेमोक्रेटिकली और रिस्पेक्टफुली चलाते हैं। हम वो नहीं कर रहे, नाम बड़े बड़े ले लेते हैं, लेकिन आपके काम वो नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं हर चीज को जो इमरान खान कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी पे लेके जाओ, शो ऑफ हैंड्स पे कर दो, खुदा की कसम आप देखोगे कि हर चीज अच्छी हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना जी, हमने नहीं करना, क्योंकि हमने वो गंदी रवायत नहीं छोड़नी। जी पराचा साहब, आपको समझ आ रही है पीजे क्या कह रहे हैं? जो इमरान खान साहब कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको भी यही लगता है कि शो ऑफ हैंड्स हो जाएगा, और जिस तरह से इमरान खान साहब का जो भी टेक रहा है अब तक सेनेट के इंतखाबात को लेकर के वैसे हो जाएगा, तो सेनेट विल बी ऑल क्रिस्टल क्लियर एंड एवरीथिंग विल बी ओके फाइन? अच्छा, दो तीन चीज़ें आपने मिक्स कर दी हैं। एक तो ये जो टिकट्स मिले हैं माशाल्लाह सब करोड़ों वाले हैं। ये कराची के जिन लोगों की बात हुई, या सुलंगी साहब ने बलुचिस्तान वाले की बात कर दी, सारे माशाल्लाह करोड़ों रुपए वाले हैं। इनमें है कोई लेजिस्लेशन वाली कोई एक्सपर्टीज़ वगैरह या दूसरी चीज़ कोई ऐसी बात है? दूसरा, शो ऑफ हैंड्स की अब जब आके बात हो रही है तो मसला तो वही है ना, जो बात हुई कि आज कुछ लोग आए नहीं हैं, कुछ खामोश रहे, इसका क्या मतलब है? और जो मीटिंग करने ही नहीं आए वो वोट देंगे भला आकर? देखिए, फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने 226 को भी देखना है, 59 को भी देखना है, 219, 213 को भी देखना है कि जब इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन का इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग दी इलेक्शन। ये बिल्कुल आइन में वाज़े लिखा हुआ है। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब सुप्रीम कोर्ट का मैं डिटेल जजमेंट पढ़ूंगा, जो भी फैसला आएगा। तीसरी बात जो आप शुरू में कह रही थी कि गिलानी साहब ने जो आज बात की है, अगर गिलानी साहब की बात में कोई हम शक करें तो फिर वो जो लोग नहीं गए उनको जाना चाहिए था आज मीटिंग में। अगर जिस उसमें डोमेन में आपने बात की, गिलानी साहब की स्टेटमेंट आई, अगर वो बात गलत होती गिलानी साहब वाली, तो आज फिर सारे ना सिर्फ वहाँ जाते बल्कि वाह भी करते बैठकर। तो सो फार सो गुड जो नजर आ रहा है, so far, so good. अगर वो लोग नहीं गए। Unfortunately, I have to wrap up. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का ज्वाइन करने के लिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।